क्या नीट 2025 के एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज देखने को मिलेगा? क्या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा हाई कट ऑफ को देखते हुए, या सिलेबस में कोई चेंज देखने को मिलेगा? तो बेटा मैं बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, नीट 2025 एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। जैसे क्वेश्चंस आपने 2024 में देखे, जो सिलेबस आपने 2024 में फॉलो किया, वही सिलेबस आपको 2025 में भी फॉलो करना है। कुछ चीजों का बस आपको ध्यान रखना है। पहला, कि पेपर एनसीईआरटी से ही आएगा। आपको बस एफिशिएंट प्रैक्टिस करके अपना रिवीजन इस तरीके से करना है कि एग्जाम में आपको सारे देखे हुए क्वेश्चन मिले। मैं हर साल अपनी क्लास में टॉप 1000 क्वेश्चन कराता हूं और आप देखोगे 90% एक्यूरेसी के साथ मैं नीट एग्जाम का पेपर प्रिडिक्ट करता हूं, और यही प्रिडिक्शन अब आप भी कर पाएंगे मेरे नीट क्वेश्चन बैंक की मदद से। हमने लगभग 10,000 सवाल आपके लिए बनाए हैं बायोलॉजी के, लगभग 5,000 सवाल केमिस्ट्री के, और लगभग 5,000 सवाल फिजिक्स के आपके लिए बनाए गए हैं। ये सभी सवाल एक एक एनसीईआरटी लाइन से निचोड़ के बनाया गया है, और इसमें हर तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखा गया है, चाहे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन क्वेश्चन हो, चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो, चाहे वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो। हर तरह के क्वेश्चन का एक प्रॉपर ब्लेंड आपको मिलता है। इन किताबों का फॉर्मेट हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलते हैं, और जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो हम एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी कराते हैं आपका। इन सभी क्वेश्चन के डिटेल्ड आंसर की और सॉल्यूशन आपको हमारी किताब में मिल जाती है, और साथ ही साथ आप हमारे फंडा बॉक्स ऐप पे इनका वीडियो सॉल्यूशन और इन ऐप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी किताब भूल जाते हैं तो। इन किताबों के साथ आप अगर हमारा पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर का कॉम्बो भी परचेज कर लेते हैं तो आपकी पूरी प्रैक्टिस की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। मतलब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए, आपने पीवाईक्यू किया, आपने एग्जाम्पलर किया, और इसके बाद आप नीट एग्जाम देने जाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको देखे हुए मिलेंगे। ये एफिशिएंट क्वेश्चन सीरीज हमने आपके लिए बनाई है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इररिलेवेंट सवाल करने में, और एग्जैक्टली जहां से पेपर बन सकता है उन सभी टॉपिक को कवर करके एक कैप्सूल के फॉर्म में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट आपके लिए बनाया गया है। तो फटाफट नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और आज ही इस बुक की मदद से अपनी नीट 2025 की जर्नी में चार चांद लगा लीजिए। ऑल द बेस्ट। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के कुछ हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से यानी कि इनकरेक्ट मैच कौन सा है। तो क्या गोल्डस्टीन ने प्रोटीन डिस्कवर किया था? एब्सोल्युटली, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन डिस्कवर किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था? यस, एब्सोल्युटली ट्रू, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। चार्विक ने न्यूट्रॉन को किया था? हाँ जी, बिल्कुल किया था। बोहर ने आइसोटोप, देखो ये तो एलिमिनेशन मेथड से ही वैसे सॉल्व हो चुका है, तो ये तो ऑब्वियसली गलत है। अगर आपको नहीं आता था बोहर ने आइसोटोप को करा है कि नहीं करा, फिर भी आप ये क्वेश्चन को कर सकते थे। लेकिन अगर आपको बताऊं कि आइसोटोप सर फिर करा किसने था, आइसोटोप को डिस्कवर किया किया किसने था, ये डिस्कवर किया था आपका सॉडी एंड एस्टन ने। सॉडी एंड एस्टन ने आइसोटोप को डिस्कवर किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता? ऑप्शन नंबर डी वुड हैव बीन करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग। तो न्यूट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। देखो न्यूट्रॉन को हम उसका डिपिक्शन देखो उसका कैसे करते हैं। हम लिखते हैं से एन और 0 और 1। अब इसका एटॉमिक मास और इसका ये सॉरी एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास ये लेके मत चलना भाई। तो एटॉमिक वेट नहीं, एटॉमिक नंबर और मॉलिक्यूलर मास ये लेके मत चलना। ये क्या है? ये चार्ज को डिपिक्ट कर रहा है, ये इसके चार्ज को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है भाई। और ये क्या, ये इसके मास को डिपिक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना, आप इसको एन क्या एन आपको 0 और 1 ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चलो आप जनरली, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखते हैं, हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। चलो इसको हटा दो, अगर आपको नहीं लिखना है ऐसे, क्योंकि ये तो हमारी खुद की नोटेशन है, तो आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो जैसे आप इलेक्ट्रॉन को लिखते हो। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो चार्ज है वो 0 है, 0 इसका चार्ज है और 1 इसका मास है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का डिपिक्शन ऐसा।
तो लिख देते हैं, ऑप्शन देखते हैं, अ चार्ज ऑफ प्लस यूनिट, यहाँ पे खत्म हो गया, चार्ज तो कुछ है ही नहीं, नो चार्ज एंड अ मास ऑफ 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। फिर क्या है, सी में नो चार्ज नो मास, ये तो खैर देखने की जरूरत नहीं है, अ चार्ज ऑफ -1 बिल्कुल गलत। ठीक है भाई, चलिए आगे देखें, क्वेश्चन कहता है द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया था, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये किया था हमारे मुल्लिकन सर ने डिस्कवर किया था इसको। ठीक है भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय मुल्लिकन। भाई जे थॉमसन ने क्या किया था, इन्होंने E/m रेशियो को डिस्कवर किया था, मतलब निकाला था, डिस्कवर किया था। चैडविक ने क्या करा था, इन्होंने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और बोहर ने क्या बताया था, अपना एटॉमिक मॉडल बताया था। ठीक है भाई, चलिए एटॉमिक मॉडल्स के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 35 एंड मास नंबर इज 81। एटॉमिक नंबर है 35, मास। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो आप ट्राई करो कि आपको एलिमेंट के बारे में पता चल जाए। देखो 36 एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और उससे एक पहले का एलिमेंट है 35, यानी कि कहाँ, ये एक हेलोजन है। 35 यानी कि कहाँ पे आता है, ये है ब्रोमीन है। एक्चुअली में कुछ नहीं, हमें ब्रोमीन के बारे में दे रखा है। 35 इसका एटॉमिक नंबर और 81 इसका मास। मास का हमने कुछ करना ही है क्योंकि क्वेश्चन भी पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल में, हमें क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो मास का क्या ही करें इसमें। ठीक है भाई, तो 35 को कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम आर्गन 18। ठीक है, 3d10, 18 और 10 कितने होंगे, 28। आया हमारे पास 4s 2 30, तो कितने बचे, सिर्फ 5 बचे हैं, तो हो जाएंगे 4p5। आउटर मोस्ट शेल यानी कि एन, आउटर मोस्ट कौन से, इसमें जो सबसे बाहर दिख रही है वो क्या है, 4 वाली, तो एन की वैल्यू मेरी इसमें 4 है आउटर मोस्ट शेल में। और इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, एस के ऊपर 2 और 5 के ऊपर, ओ सॉरी पी के ऊपर 5, 5 के ऊपर पी नहीं, पी के ऊपर 5, यानी कि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है। वैसे भी हेलोजन है तो 7 ही होते, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता हमारा ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए आइसोटोप्स आर, आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखो जनरली जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आए और आपको नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल ले लो। आइसोटोप का एग्जांपल हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन का पढ़ा है कि सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका एटॉमिक वेट यानी कि मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है, एक का 16 होता है, इसका 17 मान लो, तो ऐसे ही आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो आइसोटोप्स में एक्चुअली क्या डेफिनेशन है कि द सेम एलिमेंट तो सेम होना चाहिए, एलिमेंट शुड बी सेम, और क्या उसका एटॉमिक नंबर, ऑब्वियसली अगर एलिमेंट सेम है तो उसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, लेकिन उनका एटॉमिक मासेस शुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो देखो कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, बात खत्म। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नहीं, सेम एलिमेंट का। ठीक है, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर, सेम एलिमेंट का सेम मास नंबर, तो इसमें तो कुछ डिफरेंस ही नहीं आएगा, ये तो सेम चीज की बात कर रहा है, इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं बनता इस स्टेटमेंट का। फिर कर रहा है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, कह रहा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर, बिल्कुल सही बात है, यही तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब फिर कह रहा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नहीं, जहां पे डिफरेंट बोला इसने बात यहीं खत्म हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। कह रहा है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट, कि इवेंचुअली हमें क्या कंक्लूजन मिला, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड, एब्सोल्युटली नॉट, मास एंड एनर्जी का रिलेशन इन्होंने नहीं, बाद में आइंस्टाइन ने जाके बताया था। फिर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, एब्सोल्युटली ट्रू, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। देखो थर्ड वाला ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कह रहा है न्यूट्रॉन्स आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। उन्होंने पहली बात उन्होंने सिर्फ बोला कि एक सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, फिर बाद में हमने खैर अपनी सेंसेस से उसको बोला कि हाँ ये न्यूट्रॉन रहा होगा, बीच में न्यूक्लियस रहा होगा। बट आपको अगर जो मोस्ट करेक्ट देखा जाए, इट इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग। वैसे बाय द वे ऑप्शन सी इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, मतलब एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं है, बट हम देखेंगे मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बी हो जाएगा। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन्स आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस, मतलब ये जो हम इसको प्योरली एनसीईआरटी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए भाई, अंडरलाइन कीजिए वर्ड्स को, हाईलाइट कीजिए वर्ड्स को। कह रहा है फोर्थ पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंपैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइज, नहीं इस बात का तो कोई मतलब है ही नहीं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन एटम्स आर बोmbarded with alpha particles only a few in millions for deflection, other pass undeflected, मतलब लाखों में से एक ही जो होगा वो डिफ्लेक्ट होता है, सॉरी वो क्या होता है, bombarded only suffer deflection, other pass और, हाँ मतलब लाखों में से कुछ एक ही होता है, ये एक्चुअली से बोलना चाहिए था रिवर्ट बैक, पर डिफ्लेक्शन बहुत कम का होता है और बाकी के सारे ऐसे ही पास हो जाते हैं। इससे क्या पता चलता है, तो इससे हमें ये सिर्फ पता चलता है कि बीच में एक न्यूक्लियस है जिसका पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑप्शन आप देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी बिल्कुल मैच कर रहा है, द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द एटम। ऑलराइट, चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है व्हेन बेरिलियम एटम इज bombarded
with alpha particles extremely penetrating radiations which cannot be deflected by electrical और magnetic field। देखो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसका मतलब इसमें चार्ज जो है वो जीरो है। और अगर चार्ज जीरो है तो इसका एक ही केस बनता है, किसका? वो केस बनता है अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ऑलराइट, तो ये थे आपका, ठीक है। अब आएगा आपका अगला टॉपिक। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक। देखो भाई, कभी क्वेश्चन आए तो मार्क करो नॉट को, ताकि आपको पता चल जाए कि मतलब ये नहीं है कैरेक्टरिस्टिक किसका, प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का। तो पहला स्टेटमेंट है कि एनर्जी इज नॉट ऑब्जर्व्ड, एनर्जी इज नॉट ऑब्जर्व्ड, एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन होल नंबर और मल्टीपल ऑफ क्वांटम। तो भाई ये तो होती है ना क्वांटम के फॉर्म में, है ना, तो एन फैक्टर वहीं से तो आता है, मतलब एन फैक्टर नहीं, E इज इक्वल्स टू NhC बाई लैम्डा, वहीं से तो आता है कि n टाइम्स फोटोन है, तो यही तो है ना, कि ये बोलता है कि क्वांटा के फॉर्म में रहती है, और ये बोल रहा है कि नॉट वर्ड कर, तो ये तो गलत हो गया ना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो गया? फर्स्ट वाला ही आंसर हो गया। बाकी स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, रेडिएशन एनर्जी के साथ एसोसिएशन दिखाता है। कह रहा है रेडिएशन इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब कॉन्टिन्यूसली बट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा, बिल्कुल ठीक है, यही तो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है। कह रहे द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक है भाई, एनर्जी बोल रहे हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है। हाँ जी, हमें पता है ये वाली बात, E इज इक्वल्स टू एच न्यू, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एच न्यू हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, द वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू, बहुत सारे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, काफी फेमस फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर इक्वल टू HC बाय लैम्डा, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो कह रहा है वेवलेंथ और किसका, नीचे मुझे एनर्जी का दिख रहा है, तो कई बार ये डेल्टा, आप इसे एनर्जी बोलो या डिफरेंस इन एनर्जी बोल सकते हो, आप डेल्टा E भी लगा दो तो ये फॉर्मूला यही रहने वाला है, ठीक है। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगोइंग ट्रांजिशन, नहीं, बिल्कुल ही ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम, ऐसा भी नहीं पढ़ा है। कह रहा है डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, यही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से यही तो बोला जा रहा है। कह रहा था वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अंडरगोइंग द ट्रांजिशन, नहीं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी डायरेक्टली मतलब इनवर्सली डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलिए अगला है, कहता है डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट शोड दैट, देखो ये आप अच्छे से अपने फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। केमिस्ट्री में डेविसन और जर्मन का स्पेसिफिकली नाम नहीं लिया गया है, बट आप इसे याद रखना, ये क्या है, ये वेव नेचर से रिलेटेड है भाई, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है किसका, डेविसन और जर्मन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, ऑलराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द अपीयरेंस ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ अटोमिक हाइड्रोजन इन द विजिबल रीजन, ठीक है भाई, क्या दिखाना है हमें, विजिबल रीजन में कैसा पैटर्न देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही क्या ट्रिपल स्टार मार दो इस वाले क्वेश्चन में। आपको पता है जो एनर्जी होती है वो HC बाय लैम्डा होती है, ठीक है। तो आपको देखना है क्या, लैम्डा अगर आपको देखना है तो आपको कुछ नहीं देखो, आप देखो इंक्रीजिंग एनर्जी गैप, देखो इंक्रीजिंग एनर्जी गैप देखो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी गैप देखना, पहले वाले ऑप्शन में देखो गैप डिक्रीज कर रहा है और ऊपर से इरेगुलर है, डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इरेगुलर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन बी में ये दोनों तो मुझे सेम ही नजर आ रहे हैं, पर फिर भी देखो फिर हल्का सा डिक्रीजिंग है, तो पैटर्न है। सेकंड वाले में देखिए इंक्रीज, हाँ गैप बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, कैसे करते हैं हम इसको, इसी से इंक्रीजिंग गैप में ही ऑर्डर हमारा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। डी वाले में देखो यहाँ पे डिक्रीज है, यहाँ पे भी डिक्रीज है, और बीच में इरेगुलर पैटर्न है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जहां पे हमें इंक्रीजिंग बैंड गैप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ, अब येलो है ब्लू है, क्या मतलब, उसने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो दे दी है, ठीक है, सॉरी लैम्डा की वैल्यू उसने दे दी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, 600 नैनोमीटर, यानी कि 600 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। इसे ये भी लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ऑलराइट। तो न्यू होता है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला है, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा।
मैं न्यू ही निकालना है, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। तो मीटर की मीटर से कैंसिल हुआ, ये हुआ मेरा 0.5 इंटू 10 की पावर 15 पर सेकेंड यानी कि हर्ट्स। कितना आ गया, ये आ गया 0.5 इंटू, अच्छा 0.5 को हटा दूंगा, 5 लिख दूं, ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। तो कौन सा ऑप्शन है ये, मेरे को पहला ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन हमें असर्शन और रीजन है, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ, अरे बाप रे बाप, क्या वर्ड यूज कर दिया, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पे नहीं भाई, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है भाई। सेकेंड है ईच फोटोन ऑफ लाइट कॉजेज द इमिशन ऑफ ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, पर आपका हो गया फर्स्ट वाले से कोई रिलेशन ही नहीं है, ये तो एक स्टेटमेंट है जो कि ट्रू स्टेटमेंट है, तो आ जाएगा असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो मैंने आपको 3 रिलेशन दिखाए थे। ईवी वाला रिलेशन क्या था, ईवी वाला रिलेशन इनफैक्ट हमारा एंगस्ट्रॉम में रहता है। ठीक है, तो रिलेशन है E इज इक्वल्स टू, वैसे एच सी लैम्डा तो आपको पता ही है, E इज इक्वल्स टू एच सी लैम्डा तो आपको पता ही है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो, ये तो हमारा जूल में निकलता है ना, ये तो हमारा जूल में निकलता है, लेकिन अगर ईवी में निकालना है तो E इज इक्वल्स टू 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम। तो इस फॉर्मूले को आप, वैसे आपको याद ही है, करवा तो दिया ही है, पर आप इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो E की वैल्यू क्या है, 2 EV दे रखा है और 12400। आंसर मेरा कुल मिला के बात है, आंसर मेरा एंगस्ट्रॉम में आएगा, आंसर मेरा एंगस्ट्रॉम में आएगा जो लैम्डा की वैल्यू है। तो लैम्डा आ गया मेरा कितना, करके देखो, लैम्डा आ गया 12400 यानी कि 6200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको भी और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6200 इंटू 10 की पावर -10 मीटर यानी कि 6.2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है जी, तो कहाँ है 6.2 इंटू 10 की पावर -7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 6.2 इंटू 10 की पावर -7 मीटर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एक्स इज 3.31 इंटू 10 की पावर -20 जूल। कह रहा है वेवलेंथ और वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन नॉट फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एक्स इज। देखो ई का फॉर्मूला हुआ E इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा हो गया क्या, एच सी बाई ई। तो यानी कि हमें कुछ नहीं, हमें बस वेवलेंथ ही तो निकालनी है, कह रहा है ना वेवलेंथ ही तो निकालनी है, दैट कैन नॉट फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू लिख दो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल पर सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 3.31 इंटू 10 की पावर -20 जूल। ऑलराइट, चलिए क्या से क्या कटा, जूल से जूल कटा, सेकंड से सेकंड किया, तो आंसर हमारा किस में आ रहा है, आंसर हमारा मीटर में आ रहा है। तो देखो कैसे, 3 से अप्रोक्सीमेटली, अच्छा ऐसा मत काटो, ऐसे मत काटो, 3.3 से अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स कट गया, 3.3 2 जा कितना हो गया, 6.6 हो गया, तो 3 इंटू 6 इंटू 10 के बार -34 प्लस 20 प्लस 8, तो ये आ गया 6 इंटू 10 के बार -28 -6 मीटर। ठीक है, और आंसर में माइक्रोमीटर है तो ये आ गया 6 माइक्रोमीटर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज 6 माइक्रोमीटर। ठीक है, ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन में कहीं नहीं, वैसे जो 3 वाला होगा इसको आप 6 कर दीजिए भाई, ये अपडेट कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, 6 मीटर है, 6 माइक्रोमीटर है ये आंसर। ऑलराइट, चलिए बोर्स मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन एटम के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मेन पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। कौन सा इनका मेन पोस्टुलेट है, पहला देखिए, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अरे ये तो अपना रदरफोर्ड भाई जी का था, किसका था सर, रदरफोर्ड, ये तो रदरफोर्ड का था। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, अरे ये भी तो रदरफोर्ड का ही था। फिर कह रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड विद द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स बैलेंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ये भी रदरफोर्ड का ही था भाई। ठीक है, मतलब उन्हीं की एटम से डेरिवेशन उसका किया गया था।
लास्ट वाला देखिए, अब तो वैसे एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो गया। कह रहा है एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। हाँ जी, mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। ये हमें बोहर से देखने को मिलता है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -328 kJ/mol। Hence the energy of fourth orbit of the would be, देखो एनर्जी का फॉर्मूला E is equals to -13.6 into Z square by N square। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की ही बात हो रही है तो Z की वैल्यू तो सबके लिए सेम है, तो ये तो हो जाएगा कि -13.6 अपॉन N स्क्वायर। ठीक है, मैं बोलूँ कि एनर्जी 1 अपॉन एनर्जी 2 ये होगा बराबर N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एनर्जी 1 2 ना लिख के मैं लिखता हूँ एनर्जी 2 अपॉन एनर्जी 4 इज इक्वल्स टू N4 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। यह हो जाएगा, मुझे निकालनी है सेकंड की दे रखी है, मुझे फोर्थ की निकालनी है, यानी कि E4 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, E4 विल बी इक्वल्स टू कितना, इट विल बी इक्वल्स टू N1 स्क्वायर अपॉन N4 स्क्वायर इंटू E2, तो N1 नहीं N2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इंटू 328 नेगेटिव में, तो हो जाएगा -328 अपॉन 4 अपॉन 16 इज 4, हो जाएगा -82, तो -82 विल बी द करेक्ट आंसर। किलो जूल पर मोल, ऑब्वियसली किलो जूल पर मोल, -82, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, अगला देखो क्वेश्चन कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n equals to 3 to n equals to 2 इन हाइड्रोजन एटम देन एमिटेड एनर्जी कितनी होगी भाई। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है भाई इसका, क्या, डेल्टा E इज इक्वल्स टू -13.6 1 अपॉन N1 स्क्वायर -1 अपॉन N2 स्क्वायर, और ईवी में बोलो चाहे जूल में बोलो, जो सॉरी 13.6 है तो ये ईवी में ही होगा, जूल में नहीं होगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया -13.6 इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर -1 अपॉन 3 स्क्वायर ईवी, ये हो गया -13.6, ये हो जाएगा 9 - 4 दैट इज 5 अपॉन कितना, अपॉन 4 इंटू 9 इज 36। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स काट दो, देखो आंसर थोड़े दूर दूर है इसलिए अप्रोक्सीमेटली काट दिया 7 टाइम्स। अब आप इसे 7.1112 लिखो, ठीक है, तो ये मतलब नहीं बनता, सीधा 7 टाइम्स काटो, तो -13 से ना, तो 7 1 जा 7, कितना आया 66, यानी कि 0.63 होता है ना, तो -1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर ऐसा कहीं दिया है, आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी 1.89 EVR। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम टू एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट इज, तो बोल रहा है कि MVR का फॉर्मूला होता है NH/2π। अब उसने कहा कि यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो 5 है तो क्या हो जाएगा ये 5/2 H/2π, तो ये हो गया आपका आंसर। 5 शायद डायरेक्ट नहीं दिया गया कहीं पे, तो आप इसे लिख दीजिए 2.5 H/2π। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई, 2.5 H/2π, ऑप्शन नंबर डी H/, एक सेकेंड नहीं, हाँ एक गलती, देखो मैंने 2 बार लिख दिया, ये 2 बार लिख दिया 2π, एक ही बार लिखेंगे भाई, एक ही बार लिखेंगे, तो 2.5 H/π विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन हाइड्रोजन, मतलब बोहर का मॉडल का पार्ट नहीं है। ठीक है, डज नॉट पे अंडरलाइन करो पहले, डज नॉट ऐसे हाईलाइट होता रहता है हमेशा, ऐसे में हाईलाइटेड रहता है कि नहीं है। ठीक है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल ठीक है, क्वांटाइज्ड होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट द न्यूक्लियस हैज लोवेस्ट एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, इंटू Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर होता है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर होता है, तो N की वैल्यू जितनी कम होती है, तो कह रहा है हैज द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी, से चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो कहाँ गया वो क्वेश्चन, हाँ तो देखो इसमें एक वर्डिंग का बड़ा ही खेल है, इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, किसी ऑर्बिट की बात कर रहा है। ये तो करते ही हैं, देखो हम करते हैं कि 1s 2s 3s,
ये इंक्रीजिंग ऑर्डर का तो एनर्जी है, ये आप तब पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। हम n+l रूल इसमें फॉलो करते हैं, ठीक है भाई। इसमें n+ और ऑर्बिट की बात हो रही है ना, तो इसमें n+l रूल फॉलो होता है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन वाले हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए अगर हम ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, सिर्फ ये तो नहीं लगा सकते यहाँ पे, किसके लिए, ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पीशीज के लिए, ठीक है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए नहीं है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया फिर, ठीक है। चलिए फिर है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कह रहे द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ये सही बात है, बट ये कहा था हाइजेनबर्ग ने। ये किसने कहा था? ये कहा था हाइजेनबर्ग ने कहा था, ये बोहर ने नहीं कहा था। तो बोहर से आप इसे कैसे जोड़ रहे हो? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के। हाँ जी बेटा, अब देखते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज, यानी कि ये m की बात कर रहा है कि m क्या सिग्निफाई करता है भाई। तो m क्या सिग्निफाई करता है, देखो अगर ये किसके लिए, इसकी वैल्यू कहाँ से होती है, बाय द वे इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, -l से लेके +l तक होती है। ये ओरिएंटेशन बताता है किसका, दिस टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी कि उनका ओरिएंटेशन क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट, इट टेल्स अस अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है द टू इलेक्ट्रॉन्स इन k सबशेल विल डिफर इन, k सबशेल में जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे कैसे डिफर करेंगे। मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है बीच में पॉजिटिव चार्ज वाला, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा और इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। तो किस चीज़ में डिफरेंस है इनका भाई, ये इनका n = 1 है, दोनों ही s ऑर्बिटल में, यानी दोनों के लिए l की वैल्यू 0 है, दोनों के लिए m की वैल्यू 0 है, लेकिन एक का स्पिन -½ है और एक का स्पिन +½ है। तो ऑब्वियसली इनका जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आएगा, इनके स्पिन क्वांटम नंबर पे आएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा ये कहता है कि इफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ अ गिवन एटम रिप्रेजेंटेड बाय -3 देन व्हाट विल बी इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की मैंने अभी बात की थी, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि n की बात कर रहा है, n क्या होगा, और इसकी m की वैल्यू आपको दे रखी है, m की वैल्यू है -3। तो ऑब्वियसली यहाँ मैक्सिमम चीज़ों की बात हो रही है। एक बार आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, देखिए इसमें L का भी हम रोल निकालेंगे। जो L की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो n-1 होती है, और M की वैल्यू कहाँ से होती है, M की वैल्यू -L से लेके +L तक होती है। तो अगर M की वैल्यू -3 है तो कहाँ से, इसका मतलब L की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू भी 3 होगी, तभी तो M -3 से +3 गया। यानी कि अगर L 3 है तो M की, अगर L की वैल्यू 3 है तो N की वैल्यू कितनी होगी, N की वैल्यू हो जाएगी 4। तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी 4, ठीक है। अच्छा ओके, लेकिन देखो मैंने ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि 4 तो होगी, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है B एंड C, यानी कि 4 और 5। देखो अगर n = 5 हो जाए तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू बेटा 5 हो जाए तो L की वैल्यू 4 हो जाएगी, और M की वैल्यू -4 से कितना +4 तक जाएगी, यानी कि ये जाएगी -4, -3, -2, -1, 0, इसी तरीके से +4 तक, और -3 यहाँ पे भी आ रहा है। यानी कि ये दोनों ही बातें ठीक हैं, ये दोनों ही बातें ठीक हैं कि ये +5 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, यानी कि बोथ B एंड C आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। दोनों B और C दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल डेजिग्नेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू, एक सेकेंड इसको ठीक कर देते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल। देखिए ये अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन चुका है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये बन चुका है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। देखो पहले अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2n²। कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स, 2n² के बराबर। देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ऑर्बिटल अपॉन 2 भी होती है, यानी कि ऑर्बिटल का वैल्यू आंसर कितना आ जाएगा, फिर ऑर्बिटल का आंसर आ जाएगा मेरा n² के बराबर। कितना,
एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर कि आपके कितने होते हैं, एन स्क्वायर के बराबर ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे डिराइव करेंगे, देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, सपोज आपकी n की वैल्यू 1 है तो आपके पास कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, आपके पास बस ये 1s वाली ऑर्बिटल होती है। सपोज आपके पास n इक्वल्स टू 2 है तो आपके पास ये हो जाएगा 2s और ये आपके पास हो जाएंगे 2p। और ये कितनी ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपको 4 यानी कि 4 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। दिस इज 1 1 2 3 एंड 4th ऑर्बिटल। ऑलराइट, और यहाँ पे n के लिए सिर्फ 1 होती है तो n स्क्वायर का फर्क आता है। ऑलराइट, चलिए अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, इफ n इक्वल्स टू 3 देन वैल्यू ऑफ l विच इज इनकरेक्ट। देखिए अगर l की वैल्यू 3 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू n-1 के बराबर हो सकती है। तो यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी, अगर 3 है 3-1 यानी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। मैक्सिमम 2 हो सकती है और क्या हो सकती है, मैक्सिमम 2 हो सकती है, यानी कि वो वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है, बट वो 3 कभी नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फेरिक आयन इज, कि फेरिक, देखिए फेरिक मतलब Fe3+। जब कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो इक होता है, उससे थोड़ा नीचे होता है तो अस होता है। तो Fe3+ इज फेरिक, ये हमारा फेरिक है। ठीक है, अगर 2+ होता तो वो फेरिस होता। देखिए अगर Fe नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल Fe का कॉन्फ़िगरेशन है 3d6 4s2। और हमसे क्या पूछा है, ऑब्वियसली ये आज के पहले आर्गन तो आएगा ही आएगा, आर्गन तो आएगा ही आएगा। इट इज़ 3d6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर Fe3+ की बात करूं तो इट इज़ आर्गन 18 और 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, तो आर्गन 18 3d5 एंड 4s0 ऑब्वियसली लिखने की बात थी नहीं। तो कहाँ है ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है 3d5, हाँ ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉन हैज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एज 3, यानी m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 3। व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका कितना होगा। तो ये क्वेश्चन हम एक बार एक्चुअली कर चुके हैं, उसी का ही मॉडिफिकेशन है। बोल रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू -3 से लेके +3, यानी कि l की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी और l इज इक्वल्स टू n-1, 3 इज इक्वल्स टू n-1, n की वैल्यू आ जाएगी 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ 2p इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल्स टू -12 r। देखिए अगर मैं 2p इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो 2p इलेक्ट्रॉन्स p, ये आपके p इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये आपके p इलेक्ट्रॉन्स हो गए। कोई भी, ये चाहे आप 2p ही मान लो, उसको 2p ही मान लो, तो इसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। और कैसे आएंगे 6, 1 2 3 और ये 4 5 6, तो आधे इसमें 3 + ½ है, 3 - ½ है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स हैविंग स्पिन क्वांटम नंबर s इक्वल्स टू -½ तो कितने हैं ये, 3 है भाई, दिखाओ 3 कौन कौन से हैं, 1 2 और 3, तो कितना आ गया आंसर, आंसर विल बी 3, ऑप्शन नंबर डी। इजी क्वेश्चन था ये तो, बहुत ही ईजी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है px ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट। अरे भाई फिर से बना के देखो, देखिए ये हो गया 1 2 और 3, इसमें ये px हो गया, ये pz और ये py। तो pz कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ऑब्वियसली बात है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही ले सकता है। और कैसा इनका स्पिन है, इनका स्पिन ऑपोजिट स्पिन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अ डी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट कितना कर सकता है डी ऑर्बिटल। ध्यान रखिए, अ डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है बेटा, डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है। देखो मैं इसका एक ऑप्शन अगर और बना के मैं इसे 10 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, देखिए आप लोग हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं और आपको सच लगेगा कि ये डी सबशेल की बात कर रहा है। डी सबशेल में नो डाउट 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन बात हो रही अ डी ऑर्बिटल, यानी किसी एक डी ऑर्बिटल में, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं विद एंटी पैरेलल स्पिन या फिर ऑपोजिट स्पिन्स। तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन्स। ठीक है भाई, चलिए
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ अ 4d इलेक्ट्रॉन। 4d इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, देखिए, और क्या है, n, l, m और s के टर्म्स में बताना होता है, यानी n की वैल्यू तो सीधा सीधा 4 है, यहाँ पे d की बात हो रही है तो l की वैल्यू कितनी हो गई, l की वैल्यू 2 हो गई, तो इन दोनों को तो हटा दीजिए। m की मैक्सिमम वैल्यू -2 से +2 तक जाएगी, और दोनों में ऑप्शन मुझे 1 1 दिया है तो चल जाएगा, 1 भी उसके अंदर आ ही जाएगा। s की वैल्यू या तो +½ होगी या तो -½ होगी, इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं। यहाँ तो 0 है, 0 का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम एटम z इक्वल्स टू 37 इज। देखिए अगर मैं रुबिडियम की बात करूं 37, तो कैसे लिखेंगे इसे, क्रिप्टन 36 और 5s1, ऐसे ही लिखेंगे। 5s1 यानी कि n की वैल्यू तो 5 है, l की वैल्यू क्या है, 0 है, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और s की वैल्यू या तो +½ या फिर -½ हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 500 +½ या फिर -½ ऐसा कहाँ है, 500 +½ बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ऑर्डर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एटम विल बी। ठीक है, सब में पहला टर्म पकड़ते हैं, एक 3d है मेरे पास, एक 4s है, 5s भी है, 3d। तो देखो 3d की बात करूं तो इसमें n + l की वैल्यू कितनी है, इट इज 3 + 2 यानी कि 5 है। 4s की बात करूं तो इट इज 4 + 0 यानी कि 4 है, तो 4s तो पहले आएगा 3d से, इतनी बात तो क्लियर है। और 5s की बात करूं, ये तो 5 + 0 यानी कि 5 है, तो 4s तो सबसे पहले ही आना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां 4s सबसे पहले आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 4s सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ 2s ऑर्बिटल इज। 2s ऑर्बिटल में देखिए एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम नहीं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है √L × L + 1 h/2π के बराबर। ये होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर मेरे पास s है तो s के लिए मेरे पास l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन देखिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ d इलेक्ट्रॉन इज। तो यहीं पे निकाल लेता हूँ पीछे ही, तो d इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, मुझे d के लिए l की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू 2 है। अगर d के लिए l की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर बस 2 पुट कर दीजिए, मेरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी √2 × 2 + 1 h/2π यानी कि √6 h/2π। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द नंबर ऑफ नोडल सेंटर ऑफ 2s ऑर्बिटल। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, नोडल सेंटर का फॉर्मूला n-1 या का टोटल नंबर ऑफ नोड्स का जो फॉर्मूला होता है बस वही n-1। तो कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आया ना, 2 - 1 यही तो हो गया। ठीक है, अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ड्यूटेरियम एटम इज। क्या होता है भाई ड्यूटेरियम एटम, ड्यूटेरियम होता है 1h2। ठीक है, इसका आइसोटोप किसका, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। फिर भी देखिए आइसोटोप बनाने के बावजूद इसमें एक ही क्या है, एटॉमिक नंबर तो इसका 1 ही रहा, तो इट इज 1s1 ओनली, कोई डिफरेंट नहीं है भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1s1। अगला देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। अगर हमें हाईएस्ट एनर्जी निकालनी है तो एक्चुअली हमें n + l की वैल्यू निकालनी है। किसकी, n + l की वैल्यू। तो सब में निकाल के देखिए, पहले ऑप्शन में 3 + 0 is 0, 3 + 1 is 4, 3 + 2 is 5 एंड 4 + 0 is 0। तो इसमें मैक्सिमम, एक सेकेंड, क्या कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, भाई। 3 + 0 is 3, 3 + 1 is 4, 3 + 2 is 5 एंड 4 + 0 is 4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन हुआ, 5 सबसे मैक्सिमम है तो 5 की एनर्जी सबसे ज्यादा, ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, अगला देखिए, कह रहा है फॉर n = 3 एनर्जी लेवल द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स ऑफ ऑल काइंड्स। इसका बाय द वे एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको पता है वो फॉर्मूला अभी मैंने करवाया था n², तो 3 दिया है तो 3² यानी कि 9 हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको ऐसे नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको 3 रखा है तो 3 के लिए मेरे 3s वैल्यू हो सकती है, 3p हो सकती है और 3d हो सकती हैं। ये मेरी एक ऑर्बिटल है, ये मेरी 3 ऑर्बिटल्स हैं और ये मेरी
5 ऑर्बिटल्स हैं, तो 5 + 3 8 और एक 9 टाइप के ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल टू 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ऐसा कौन बोलता है कि सारे के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते? एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वरना उनका स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ। तो ऐसा कौन बोला? ऐसा बोला पाउली। कौन बोला भाई? पाउली बोला। पाउली इज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है असर्शन है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस एज फॉलोइंग। कैसा है देखो, 1s फिर 2s। अच्छा, इसकी कम हो गई। ये क्या गलती कर दी है? गलती है, दिस इज रॉन्ग। गलत गलत, सही चल रहे थे, गलत हो गया। और ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए चल रहे थे, वरना सॉरी मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन डाई की स्पीशीज के लिए, मल्टी के लिए तो यहाँ पे भी एक इंक्रीजिंग साइन आता। तो लिखा नहीं है तो मान रहे हैं कि हाइड्रोजन के लिए चल रहे थे, बट फिर भी गलत ही है ये चीज़, तो फिर भी गलत है, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन बोथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी ये n+l की बात कर रहा है और बिल्कुल सही बोल रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका असर्शन इज फॉल्स एंड इज रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 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 2s2। ठीक है, ये है, एंड नॉट ये है, बट ये नहीं है। तो पूछ रहा है विच इज डिटरमाइंड बाय। ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा कौन बोलता है कि ऐसा नहीं हो? देखिए, अगर यहाँ पे एनर्जी पहले फिल नहीं होती और यहाँ पे होती, तो यानी कि लो एनर्जी से पहले फिल होनी चाहिए। ये ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। पॉलिस के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि आपके एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, लेकिन एक प्रिंसिपल ऐसा वो ये बोलता है कि पहले आपकी सारी की सारी ऑर्बिटल्स में पैरेलल पेयरिंग होनी चाहिए, यानी कि सबको पहले आपको सेम पैरेलल स्पिन देना पड़ेगा, फिर उसकी पेयरिंग होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पहले सबकी पैरेलल स्पिन होगी, फिर उसकी पेयरिंग होगी। तो ऐसा कौन बोलता है? ऐसा बोलता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए, हाँ, कह रहा है क्वेश्चन अ 3p ऑर्बिटल हैज, नोड्स की बात हो रही है, नोड्स की बात हो रही है। तो देखो, नोड्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे एंगुलर और एक होते हैं हमारे स्फेरिकल। एंगुलर को ही नॉन स्फेरिकल भी कहा गया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। एंगुलर का फॉर्मूला होता है L और स्फेरिकल का होता है n-l-1। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? 3p की बात हो रही है। 3p की बात हो रही है तो L की वैल्यू तो इसमें 1 हो चुकी है, बहुत ईजी है 3p के लिए। 3p के लिए p की वैल्यू 1 हो गई है। और स्फेरिकल की बात करें, इट इज n-l-1, यानी कि 3 - 1 यानी कि 1। तो इसमें एक स्फेरिकल है और एक एंगुलर है, यानी कि एक स्फेरिकल और एक नॉन स्फेरिकल नोड है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 स्फेरिकल एंड 1 नॉन स्फेरिकल नोड विल बी माय करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 रादर देन 4s2 3d4 बिकॉज। ऐसा क्यों है? देखिए, कह रहा है 4s एंड 3d हैव द सेम एनर्जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों का n+l की वैल्यू डिफरेंट है। कह रहा है 4s हैज हायर एनर्जी देन 3d। 4, अच्छा ठीक है, एक बार इनकी एनर्जी का देख भी लीजिए आप। ठीक है, 4s हो गया और 3d हो गया। यहाँ पे n+l की वैल्यू 4 है, यहाँ पे n+ वैल्यू की कितनी है? दिस इज 5। तो ये बात तो है कि 4s की एनर्जी भी कम है। कह रहा है 4s हैज हायर एनर्जी एंड 3d। ये तो बात वैसे भी गलत है, बट अगर सही भी होती तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी बताते हैं क्यों। 4s1 इज मोर स्टेबल देन 4s2। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं गया है कि 4s1 ज़्यादा स्टेबल होता है 4s2 से। एक हाफ फिल्ड है, एक फुल फिल्ड है, बस इतनी सी बात है। कह रहा है 4s1 3d5 हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल देन 4s2 एंड 3d4। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है और यही इसका रीज़न है कि 4s1 3d5 जो होता है वो हाफ फिल्ड होता है। क्यों होता है? अच्छा, इसमें पेयरिंग एनर्जी, बाय द वे इसका रीज़न जो है असली वो किसका है? रीज़न है इसकी पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग नहीं, एक्सचेंज एनर्जी। क्या? एक्सचेंज एनर्जी इज द रीज़न। इसका ट्रू रीज़न है इसकी एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ x n+ is a √24। कह रहा है hence the number of unpaired electron and a value of n respectively is। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका क्वेश्चन मतलब डी ब्लॉक में भी पूछा जा सकता है, मल्टी कॉन्सेप्ट है, कहीं भी पूछा जा सकता है। देखो, फॉर्मूला तो इज़ वेरी सिंपल। फॉर्मूला तो ये होता है कि n × n+2 बोर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, तो इसमें देखो आपको इसकी n की वैल्यू तो बहुत इजीली पता चल जाएगी। आप इसे हिट एंड ट्रायल से करके देख सकते हैं। देखिए, अगर n की वैल्यू 1 हुआ तो क्या ये मैच करेगा?
√24 आना चाहिए ना मेरा आंसर, √24। तो अगर n की वैल्यू 1 होती तो आंसर मेरा आता कितना, √3, तो ये हो जाता है गलत। अगर n की वैल्यू होती 2 तो आंसर आता मेरा कितना, 2 × 2 + ये आता मेरा √6, तो भी गलत हो जाता, नहीं √8 आता, कितना आता, √8 आता, 2 × 2 + 2 √8, ठीक है। और n की वैल्यू अगर 3 होती कितना आता, ये आता √15 के बराबर, ये भी गलत। और अगर n की वैल्यू 4 होती तो ये आता √24 और ये सही हो जाता। यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो किसके बराबर है, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 4 के बराबर है। एलिमिनेट करना स्टार्ट करते हैं। हेंस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पहले पूछा गया है, तो बाय एलिमिनेशन ही मेरा आंसर सही हो गया है, 4, 2 रिस्पेक्टिवली पूछा गया है ना। हाँ, अब बात आई कि 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी। देखिए अब हम ये कैसे करेंगे, देखो z की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 26, यानी कि मेरे को बात की गई है आयरन की Fe की। Fe देखो, Fe एक 3d6 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मेरे को 3d6 बनाना है तो देखिए 3d6 कैसे बनता है, 3d6 ऐसे बन सकता है 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या 4 अनपेड है, हाँ 4 अनपेड है, यानी कि मुझे 4s2 की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2+ आ जाएगी। तो आंसर तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर था ही वैसे भी। चलिए अब करते हैं कुछ एग्जाम ड्रिल्स के क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इन एग्जाम ड्रिल इज कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर फॉर, इनमें से सबसे ज़्यादा चार्ज टू मास का रेशियो किसका होगा। तो देखिए सबके लिए E/m की वैल्यू एक बार मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। प्रोटॉन के लिए मान लीजिए आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रोटॉन के लिए देखिए ये होगी +E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, बस इसे ऐसे लिख लीजिए। न्यूट्रॉन के लिए देखिए आप लिखेंगे इसे 0 अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमने न्यूट्रॉन को कंसिडर नहीं करना है क्योंकि वो तो 0 ही है। इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू -E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अल्फा पार्टिकल के लिए वैल्यू आंसर हो जाएगा 2E अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इनफैक्ट। तो ये हो जाएगा E अपॉन 2mp, यानी कि ये वैल्यू तो इससे भी कम है, प्रोटॉन से कम है। तो मुझे आंसर सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ढूंढना है। तो देखो मैं अगर प्रोटॉन की बात करूं, इसका मास होता है 1850 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वैल्यू इससे भी कम आएगी इलेक्ट्रॉन से। तो इसका अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विल बी इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, कैथोड रेज किसकी होती हैं, ये एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है भाई। क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटेड डिटरमाइंड बाय, तो ये हमारा सबसे पहले किया था सर जे थॉमसन ने। किसने, जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन कहता है आइसोबार ऑफ कैल्शियम 2048, जिसका भी आपको सेम नजर आए, क्या एटॉमिक मास, क्या सेम एटॉमिक मास, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एटॉमिक मास सेम आपको एक ही नजर आ रहा होगा, वो है क्या, वो है आर्गन 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ आइसोटोप ऑफ क्लोरीन 1735 एंड 1737। ओके, कह रहा है बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आइसोटोप्स हैं तो सेम एलिमेंट होता है तो एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। कह रहा है बोथ हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखना पड़ेगा भाई कितने हैं इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स, आइए निकालते हैं। Cl35 और 17, अच्छा ठीक है, देखना क्या है, दोनों ही अनचार्ज पार्टिकल है, दोनों में ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, सेम ही है भाई, सेम इलेक्ट्रॉन्स है दोनों में। अगर ये अनचार्ज पार्टिकल है दोनों तो सेम ही होने चाहिए, तो ये भी बात भी बिल्कुल ठीक ही है। बोथ हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ यहाँ पे कहानी थोड़ी गड़बड़ाएगी क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है A - Z, दैट इज 35 - 17 कितना हुआ, ये तो हुआ 18 और ये हो गया पूरा मेरा 20। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा मेरा गलत, मतलब वैसे ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। C विल बी माई करेक्ट आंसर। कह रहे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाँ भाई सबका एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन का नंबर भी सेम ही है। चलिए कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम एन इनकैंडेसेंट सोर्स ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी डबल स्टार बिल्कुल एनसीईआरटी से उठाया हुआ एक डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है, आपको माइंड भी करना है उस चीज़ को कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस टाइप का स्पेक्ट्रम होता है, वो एक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो इट इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम इन एमिशन, इट इज़ अ लाइन स्पेक्ट्रम इन एमिशन, एमिशन का लाइन स्पेक्ट्रम होता है हाइड्रोजन का। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉल्स ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन hc by lambda naught, photoelectric effect will take place only if
देखिए आपका वर्क फंक्शन है फाई नॉट की वैल्यू है एच सी बाय लैम्डा नॉट। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब हो सकता है सिर्फ जब मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो, किससे, वो ज़्यादा हो या फिर बराबर हो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, इसकी जगह आप न्यू की जगह लिख सकते हैं क्या, एच सी बाय लैम्डा नॉट, मतलब एच न्यू लिख, एच की ज़रूरत भी नहीं है वैसे, सी बाय लैम्डा नॉट लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इट शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा नॉट, क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, लैम्डा नॉट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सी बाय लैम्डा नॉट, सी से सी कैंसिल, तो यानी कि लैम्डा नॉट मेरा इक्वल्स टू ग्रेटर होना चाहिए लैम्डा से। ठीक है, तो ये दिस शुड बी माय करेक्ट रिलेशन। ऐसा कौन सा है, ऐसा है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी नज़र आ रहा है जो कुछ मिलता जुलता है इससे। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन कहता है अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू सोलर रेडिएशन। एक मेटल सरफेस को हमने सोलर रेडिएशन में डाला तो क्या होगा, कह रहा है द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी लेस देन अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए जब भी आप एक सोलर रेडिएशन से एक मेटल में किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे तो वो आपको क्या लगता है सेम एनर्जी से ट्रैवल करेगा, नहीं जी, कुछ एनर्जी जो होगी वो वर्क फंक्शन में यूज होएगी, फाई नॉट में यूज होएगी। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमेशा कुछ होगा, यानी कि जो आपने एनर्जी सप्लाई करी वो दो तरीके से यूज होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और एक होती है वर्क फंक्शन के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा कम होगी टोटल एनर्जी से। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए ही मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम द हायर लेवल टू एल लेवल, यानी कि एल लेवल का क्या मतलब हुआ, एल लेवल का मतलब हुआ के एल एम। अब समझ में आपको एल लेवल का क्या मतलब है, इट इज के एल एम। ठीक है, तो ये होता है मेरा लाइमन, ये होता है मेरा बामर, ये होता है मेरा पाशन। ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा। इसको मैं यूवी भी बोलता हूँ, इसको मैं विजिबल भी बोलता हूँ, और ऊपर वाले मेरे आईआर रीजन में आ जाते हैं, यानी इंफ्रारेड रीजन में आ जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बामर सीरीज। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है भाई, फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, इट इज 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो इसमें मेरा क्या है, हाइड्रोजन एटम है ना, तो एन की वैल्यू भी 1 हो गई, जेड की वैल्यू भी 1 हो गई, 0। अच्छा आंसर एंगस्ट्रॉम में, तो मेरा आंसर क्या आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी 0.53 एंगस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द बोर थ्योरी आर कॉल्ड। इनको क्या कहा जाता है, बोर थ्योरी में इनको ऑर्बिट्स कहा गया है भाई, इन एनर्जी शेल्स को, इन एनर्जी लेवल्स को ऑर्बिट्स कहा गया है, क्या, ऑर्बिट्स। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द डिफरेंट लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज आर प्रेजेंटेड। ये मैंने आपको अभी अभी बताया था, चलिए पीछे बताता हूँ मैं आपको। लाइमन देखिए कहाँ पे होता है, यूवी में होता है लाइमन, कहाँ पे, यूवी में, तो यूवी फील्ड विल बी माय करेक्ट आंसर। Next question is in hydrogen atom the electron is de-excited from fifth shell to first shell. How many different lines may appear in the line spectrum? तो formula is really very simple. It is n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 upon 2. तो मुझे कहाँ जाना है, फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल की ओर जाना है, यानी कि 5 minus 1 into 5 minus 1 plus 1 upon 2. It is 4 into 5 upon 2. Answer is 10. 10 शुड बी माई करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए बेटा, कह रहा है डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस आयन विल बी इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन। अच्छा देखिए, अगर मैं 1 बाय लैम्डा की बात करूं, इट इज आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, यही होता है। तो 1 बाय लैम्डा की अगर मैं बात करूं ए के लिए, अभी मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास लिथियम की बात कर रहा है Li2 प्लस की, तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, Z की वैल्यू कितनी, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये हो गया 9। कहाँ तक की बात करें, विल बी इक्वल इन सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो इसको अपॉन n स्क्वायर ही लिख देते हैं, इसको n स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो 9/4 के आसपास जो रेशियो बन रहा है मेरा 9/4 बन रहा है। अब पूछ रहा है कि इनमें से वो किसके साथ पॉसिबल है। देखिए ये सेम टू सेम चीज़, अब इसे आप अगर लैम्डा ए की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 4/9 हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। ये एक तरीके से 2:3 का ही तो रेशियो है,
4/9 जो रेशो है वो एक्चुअली 2:3 का ही रेशो है, बस मुझे यही रेशो कहीं ना कहीं से लेके आना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम रेशो को अगर मैं लेके चलूं अपने क्वेश्चन से, हाँ तो देखिए लैम्डा की वैल्यू मैंने बोला RZ²/n², यानी कि लैम्डा 1/λ, नॉट लैम्डा 1/λ। तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z², ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं इसमें n की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करके देखूँ, अगर n की वैल्यू 3 पुट करके देखूँ तब तो मुझे कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं, इट विल बी 9²/1, वो मुझे चाहिए नहीं, मुझे 4/9 का रेशो चाहिए। 4/9 का रेशो क्या यहाँ से आ सकता है, यानी कि 6 की वैल्यू अगर मैं पूछ करूँ तो कितना आ जाएगा, ये 36 अपॉन बेरिलियम, बेरिलियम की वैल्यू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, यानी कि 36/24, 36/24 का क्या रेशियो बन रहा है, 6 से आप डिवाइड करिए इसे, ये आएगा आपका 6/4, यानी कि 3/2। अभी भी मुझे वो रेशियो नहीं मिल रहा है। इसको n = 4 और C5 को पुट करो तो देखो कितना आएगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की वैल्यू तो हो गई 4 यानी कि 16, और z की वैल्यू कितनी हो चुकी है, इट विल बी कितना आ जाएगा z, 36 इतना ही आएगा। अब दोनों क्या ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ 4 से डिवाइड हो सकते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/9। हाँ तो जो रेशो देखिए आप दोनों में 4/9 मुझे एक रेशो मिल रहा है, और ये कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे मिल रहा है मुझे सेम रेशो। तो सेम रेशो आ रहा है यानी कि इनका ट्रांजिशन सेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 13.6 eV। देखिए 13.6 eV को पहले आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये लगभग 2.18 -18 जूल के बराबर आता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर लेंगे, आपका आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, h की वैल्यू आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, ये मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था। इसका आंसर आ रहा है 3.328 × 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, कह रहा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको पार्टिकल की दे रखी है, जो कि पार्टिकल 25 ग्राम का है, उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको गिवन है। कह रहा है हेंस अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगी, ये एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे क्वेश्चन बेस्ड है, यानी कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा v इज इक्वल्स टू h/4πm के ऊपर हमें डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा x को हम इजीली नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से। सारी वैल्यूज एक बार पुट करके देखिए, इसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो h की वैल्यू हो जाएगी 6.6 × 10⁻34, ठीक है, 6.6 × 10⁻34 4π यानी कि 4 × 3.14, और m की वैल्यू गिवन है आपको कितनी, 25 ग्राम। हाँ 25 ग्राम तो केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 0.025 ग्राम केजी लिख सकते हैं, इसे 0.025 लिख देते हैं। और किसकी वैल्यू बच गई, अच्छा x की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू लिखी नहीं है हमने, 10⁻−10, तो जाएगा 10⁻−10 नहीं -15। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ऑप्शन देख लेता हूं मैं एक बार। हाँ देखिए बिना सॉल्व करे भी मेरा आंसर आ चुका है, कि आंसर कहीं ना कहीं कहाँ पे लाई करेगा। देखो पहले ये वैल्यू को कट करूँ, ये लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, अप्रॉक्सीमेटली 2 से काट के देखें, 2 से काट के देखें तो ये हो जाएगा 1/2, तो एक बार आ जाएगा ये 1/2 यानी कि 0.5 अपॉन 0.025 इंटू 10⁻−19 के बराबर। अब आपको आंसर देख के पता लगना स्टार्ट हो चुका होगा कि आंसर मेरा कितने आने वाला है। देखिए इसको इधर खिसकाइए, इसको भी इधर शिफ्ट कीजिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 की वैल्यू आ रही है और 18 के आसपास, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेशन से कर दिया, बहुत दूर दूर आंसर से मुझे पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत है भी नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है पूरा कैलकुलेट करने की, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इफ अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम वुड बी, मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी आने वाली है। तो देखिए डेल्टा p डॉट डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π होता है। कह रहा है कि अनसर्टेनिटी इन दी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0, यानी डेल्टा x की वैल्यू 0 है, यानी कि डेल्टा p 0 है h/4π। तो डेल्टा p की वैल्यू कितनी होगी, देखिए आप इसे लिख सकते हैं, डेल्टा p विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π इंटू 0।
एंड एनीथिंग अपॉन जीरो इज नथिंग बट डेल्टा पी की वैल्यू इनफाइनाइट को रीच करने लग जाएगी। किसको? इनफाइनाइट को रीच करने लग जाएगी। ऑप्शन डी इनफाइनाइट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली इक्वेशन अप्लाइज टू। डी ब्रॉगली किसके लिए एप्लीकेबल है भाई? सब के लिए एप्लीकेबल है, बस सिग्निफिकेंस सब में उसका अलग अलग होता है, किसी में मोर सिग्निफिकेंट है, किसी में लेस सिग्निफिकेंट है, लेकिन एप्लीकेबल सबके लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट आर n equals to 4, l equals to 0, m equals to 0, s equals to 4. The element is कौन सा एलिमेंट है? देखिए ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 4th पीरियड को बिलोंग कर रहा है। किसको? 4th पीरियड को बिलोंग कर रहा है। और ये क्या है? ये एक्चुअली 4s इसमें आ रहा है और 4s1 आ रहा है। क्या? 4s1 आ रहा है। तो पहले देखिए कौन सा 4s को है, स्कैंडिनियम नहीं, डी का है, सोडियम। ये आपका फर्स्ट ग्रुप का ही है बट 4s इसमें नहीं आता है। ठीक है, ये क्या है? 3s1 है एक्चुअली। टाइटेनियम नो, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, दैट इज पोटेशियम, जो कि एक्चुअली में हमारे पास 4s1 होता है। आगे देखिए कह रहा है द 3 क्वांटम नंबर्स n l m आर द आउटकम ऑफ। कहाँ से आए हैं ये है श्रोडिंजर की दे। दीज आर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा the electron will first enter into the set of quantum numbers n equals to 5, l equals to 0 और n equals to l। दोनों में n plus l की वैल्यू सेम है, दोनों में n plus l की वैल्यू सेम है। और आपको पता है अगर दोनों में n plus l की वैल्यू सेम होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहाँ एंटर होगा जहाँ एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम कहाँ होगी? जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी। तो n की वैल्यू कम कहाँ है? n equals to 3 पे है, तो इसका आंसर होगा n equals to 3 और l equals to 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाइड बाय द क्वांटम नंबर्स। ठीक है, कैन बी पुट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इन लोवेस्ट टू हाईएस्ट। हमें बताना है कहाँ? लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो देखिए सब में n प्लस एल की वैल्यू मैं उसके आगे पहले लिख देता हूँ। इसमें n प्लस एल की वैल्यू हो गई 5, यहाँ भी हो गई है 5, यहाँ हो गई है 4, यहाँ हो गई है 3। तो सबसे पहले 3 4 को अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 2। कहाँ है 4 और 2? एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन खत्म, फिनिश। उसके बाद देख लीजिए कि कौन आता, उसके बाद आता मेरा दोनों 5 है, तो लोएस्ट n की वैल्यू यहाँ पे है थर्ड पे, थर्ड और फिर फर्स्ट। ऑप्शन ए ही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सबशेल फॉर विच n इक्वल्स टू 3 एंड l इक्वल्स टू 1। यानी कि किसकी बात कर रहा है? ये 3p की बात कर रहा है। अब देखिए चाहे वो 3p है, 4p है, 2p है, p है तो मैक्सिमम उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l। माइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है d ऑर्बिटल हैज। d ऑर्बिटल के पास क्या है भाई? 2 स्फेरिकल नोड्स, 2 स्फेरिकल नोड्स हैं। देखिए डी ऑर्बिटल शेप आपको क्या याद है? देखो अगर मैं बात करूं नोड्स की डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है? उसमें एंगुलर नोड किसके बराबर होता है? एंगुलर नोड होता है एल के बराबर। एंगुलर नोड होता है एल के बराबर। तो इसमें एंगुलर नोड को ही हम नॉन स्फेरिकल नोड बोलते हैं। तो इतनी बात तो क्लियर है, अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो एंगुलर नोड तो उसमें होगा ही होगा, और वो एल के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू हमेशा एल की वैल्यू कितनी आती है? डी के लिए 2 आती है। तो उसमें इतनी बात तो क्लियर है कि 2 स्फेरिकल नोड तो होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑन द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप। ये क्वेश्चन टाइप आपसे बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है करंटली। ठीक है, इनमें से सबसे अच्छा करेक्ट बताना है मैं। करेक्ट देखिए, अगर n की वैल्यू 5 है तो क्या l की वैल्यू 4 हो सकती है? यस हो सकती है। m की वैल्यू 0 हो सकती है? हो सकती है। और क्या मेरी s की वैल्यू हाफ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबके सब ठीक है। करेक्ट बताना था तो यही हमारा करेक्ट हो चुका है। बाकी ऑप्शन को एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं। कहता है n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या 3 हो सकती है? नहीं हो सकती है भाई, आगे मुझे देखना ही नहीं है। ऑप्शन सी में कहता है कि मेरी n की वैल्यू 6 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ जी बिल्कुल हो सकती है। आप ये मत सोचना कि l इक्वल 5 होना था, 5 उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 0 भी तो हो सकती है। इसका सिर्फ बोलने का इतना मतलब है कि 6s है, क्योंकि s क्या है? l की वैल्यू 0 है, एज सिंपल एज दैट। m की वैल्यू पर +1 नहीं हो सकती है, दिस कैन नॉट बी ट्रू। नेक्स्ट देखिए, n की वैल्यू 4 हो सकती है? हाँ कुछ भी हो सकती है। l की वैल्यू 2 बिल्कुल हो सकती है।
m की वैल्यू +2 हो सकती है क्या? एब्सोल्युटली हो सकती है भाई, m तो -2 से +2 तक जाता ही है, बट s की वैल्यू अगर 0 है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। इसका मतलब आप ये चीज़ें फिर डिफाइन कर किसके लिए रहे हैं? अगर s की वैल्यू 0 है, आप किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं? तो s की वैल्यू 0 है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम इन ग्राउंड स्टेट में बी। देखिए हाइड्रोजन हीलियम लिथियम यानी कि एटॉमिक नंबर 3, ये एक्चुअली जब पॉलीज प्रिंसिपल जब होता था तो ये 1s2 2s1 की तरह होता था, लेकिन वो बोल रहा है अब इसमें हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्यों ही यहाँ जाए, ये डायरेक्ट यहीं आ जाएगा भाई, ये इधर ही आ जाएगा। यहाँ तो अभी भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 1s1 और 2s2, इसका कोई मतलब नहीं बनता। पहले वाले इसको तो फुल करो, पॉली नहीं है, ऑफ बाउ तो है ही, पॉली नहीं है, ऑफ बाउ तो है ही, तो ये तो नहीं हो सकता। 1s3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएंगे भाई उसके पास? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ऑर्बिटल विद l इक्वल्स टू 0 इज स्फेरिकल इन शेप, यानी कि l इक्वल्स टू 0 s ऑर्बिटल की बात कर रहा है। क्या ये स्फेरिकल होती है? एब्सोल्युटली यस, ये स्फेरिकल ऑर्बिटल होती है। कह रहा है एजिमुथल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल विच इज अकॉर्डिंग टू क्वांटम नंबर विच इज अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी कॉमा इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, और इसका रीजन यही तो है, इसका एसर्शन ट्रू है, इसका रीजन ट्रू है, और रीजन भी इसका सही तो है, बिल्कुल सही बात है। एजिमुथल क्वांटम नंबर ही तो हमें क्या बता रहा है? l इक्वल्स टू 0 है और उसकी शेप स्फेरिकल है, यही तो हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर का काम था। तो ऑप्शन विल बी ए विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कह रहे हैं अबव प्रिंसिपल डज नॉट गिव द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन। अच्छा, ये किसके बारे में हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देता है? देखिए अफवाह ने बता तो दिया था, लेकिन उसको क्या पता था हाफ फिल्ड क्या होता है, फुल फिल्ड क्या होता है। बस जो आपने एक्सेप्शंस पढ़े हैं वही इसका आंसर है। आपने कौन कौन से एक्सेप्शन पढ़े हैं? आपने पढ़ा है एक्सेप्शन कॉपर का, और एक आपने पढ़ा है क्रोमियम का, यही पढ़ा है आपने, कॉपर और क्रोमियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, अगला देखिए, कह रहा है व्हाट इज करेक्ट इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल। क्या पी ऑर्बिटल स्फेरिकल होती हैं? नहीं जी, स्फेरिकल नहीं होती हैं। इनका स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल करेक्टर होता है। यस एब्सोल्युटली, स्फेरिकल का कोई नहीं होता, बट स्फेरिकल होती ही नहीं है। 5 फोल्ड डीजनरेट नहीं भाई, 3 फोल्ड डीजनरेट, पी एक्स पी वाई पी जेड। कह रहा है दे हैव नो डायरेक्शनल करेक्टर, गलत बात है, इनका डायरेक्शनल करेक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, इसका हो जाएगा बी। अगला देखिए, इफ द क्वांटम नंबर फॉर 5th इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एटम्स आर गिवन है हमें 2 1 1 एंड प्लस हाफ, देन द 6th इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? देखिए कार्बन बनाइए आप 1s2 2s2 2p2, यही होता है कार्बन। ये इसका 5th इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है कितने? 2 1 1 और प्लस हाफ। ध्यान रखना क्या 2 1 1 किसके लिए बोला गया है? 2p के लिए, p के लिए 1, और इसमें m की वैल्यू 1 बोली गई है, यानी इसने m को यहाँ पे नहीं, m को यहाँ पे रखा है, यानी कि इसने +1 0 -1 इस तरीके से बोला है। तो पूरा रखिए, फिर इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखिए इतनी बात तो क्लियर है कि 2 1 तो वैल्यूज हमारी कॉमन होंगी। ठीक है, 2 1 वाली वैल्यूज मेरी कॉमन होंगी, तो 2 1 और 2 1, 2 0 तो नहीं हो सकता। अब देखिए मेरी L की वैल्यू कितनी हो सकती है? L की वैल्यू मेरी 0 हो सकती है, हाँ 0 हो सकती है। क्या वो मेरी +1 हो सकती है? नहीं, वो मेरी +1 बिल्कुल नहीं हो सकती, +1 में ऑलरेडी 1 है, तो +1 वाला हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी मेरा एब्सोल्युटली एलिमिनेट हो चुका है। तो -1 हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। बट अब फिर उसके बाद क्या आया? ओके, -हाफ और -हाफ, ठीक है। अब देखिए, अब बात आई कि सर यहाँ पे 0 भी है, -1 भी है, अब कैसे एलिमिनेट करें 0 और -1 में? देखिए हमेशा जो आप p का ऑर्बिटल का जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो d जो बीच वाला होता है pz वाला, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल तरीके से होता है। तो पहले आपके px और py फिल होते हैं, लास्ट में आपका pz फिल होगा भाई। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? पहले इसके बाद कहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन? अब इसका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पे,
यहाँ पे, यानी कि -1 पे। अगर पहले +1 था अब -1, फिर जब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 7th इलेक्ट्रॉन आता तो वो 0 वाले पे आता, यानी कि PZ पे आता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगर हमें एलिमिनेट करना ही है तो हम इस तरीके से करेंगे कि सिमेट्रिकल नेचर देखते हुए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए पहला वाला बोल रहा है इट इज अगेंस्ट हुन्स रूल। नहीं जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इट इज इन अकॉर्डेंस विद हुन्स रूल, क्योंकि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी फॉलो हो रही है, तो ये बात तो गलत है। इट इज नॉट अगेंस्ट हुन्स रूल। सेकंड वन इज इट इज अगेंस्ट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल एज वेल एज हुन्स। आपके पास पहले 1s फिल हुआ है, फिर आपके पास 2p है और मल्टीप्लिसिटी फॉलोड है, तो इट इज नॉट अगेंस्ट ऑफ-बाउ और हुन्स। तो मतलब दोनों ही बातें गलत हैं। थर्ड वन इज वायलेशन ऑफ पॉली। हाँ देखिए, इनका सेम आ रहा है, एस की वैल्यू दोनों के लिए +½ है, तो ये वायलेशन ऑफ पॉली है, यस एब्सोल्युटली। फिर दूसरा है एंड नॉट हुन्स। हुन्स का वायलेशन नहीं है भाई, पहले इसमें एक स्पिन आया था, फिर इसमें दूसरा स्पिन आया, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पहले इन्होंने एक फिल करा फिर दूसरा फिल करा, तो हुन्स का तो कोई वायलेशन नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। देखिए अगेंस्ट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, वाई अगेंस्ट ऑफ-बाउ प्रिंसिपल? पहले आपका ये फिल हुआ, ठीक है, फिर आपका ये फिल हुआ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल मतलब सही फिल हुआ है, इट इज नॉट अगेंस्ट ऑफ-बाउ, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा घुमा के दे रखा था क्वेश्चन, बट इट्स ओके। अगला देखिए, द ऑब्जर्वेशन दैट ग्राउंड स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एटम हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड नॉट अदरवाइज, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? देखिए नाइट्रोजन की बात करें, इट इज 1s2 2s2 एंड 2p3। 2p3 इसका कैसे होता है? इसका 2p3 होता है इस तरीके से 1 2 एंड 3। तो ये किसको 1 2 3 ऐसे होता है कि सबको एक एक स्पिन पहले मिलेगा, पैरेलल स्पिन। तो ये किसका रूल है? ये एक्चुअली हुन्स रूल्स ऑफ मल्टीप्लिसिटी है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं नाइट्रोजन हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 एंड नॉट दिस मच। इट वॉज प्रपोज्ड बाय, ये किसने प्रपोज किया? ये किसने बोला कि पहले इनका पैरेलल स्पिन रहेगा और ऐसा नहीं रहेगा कि पहले आप दोनों को कर दें? ये अभी हमने पढ़ा, किसका है? ये हुन्स का ही रूल है। इट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम बाय बॉक्स डायग्राम एज दिस। ये बोल रहे हैं कि कुछ इस तरीके का डायग्राम है भाई आपके पास, इस तरीके का। इफ इट इज मोर क्लियर, इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ऐसा क्यों है? अगर ये दोनों ऐसे हो जाते हैं, इन दोनों में s की वैल्यू +½ है, तो आपको पॉली ने ऐसा कहा था कि दोनों का क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, तो इट इज इन वायलेशन विद पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द स्टेबिलिटी ऑफ फेरिक आयन इज ड्यू टू। फेरिक आयन यानी कि Fe3+, हमने डिस्कस किया था। Fe3+ एक कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? ये एक 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। और ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये एक हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है। कैसी है? ये एक हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये खत्म हो चुका है एग्जाम डिल के क्वेश्चंस भी। आई होप आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। ऑलराइट, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।